झारखंड के मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ जो निर्वाचन आयोग का आदेश है वो क्या है और किस आधार पर लिया गया है, चलिए इसे जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, आप बहुत सारे न्यूज़ चैनल में ये देख रहे हैं, ये एकदम ब्रेकिंग न्यूज़ बना हुआ है इंडिया के लिए, ना केवल झारखंड के लिए। लेकिन हम लोग समझेंगे इसको क्या आखिर ये फैसला क्यों हुआ, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके पीछे का रूल क्या कहता है, इसके पीछे का एक्ट क्या कहता है। यहाँ हम लोग समझने का प्रयास करेंगे लेमैन बनकर। देखिए, लेमैन इन द सेंस ये कि ना किसी पार्टी का पक्ष या ना किसी पार्टी का विरोध, इसको दिमाग में रखते हुए समझने का प्रयास नहीं करना है। इसको समझना कैसे है, बस यही समझना है कि आखिर ये हो क्यों रहा है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, देखिए बात क्या आ रही है, डिसमिस और डिसक्वालीफाई। यहाँ दो टर्म देखिए, इसमें क्या होता है कि डिसमिस और डिसक्वालीफाई ये टर्म यूज हो रहा है। आप अगर हिंदी में देखेंगे तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि डिसमिस और डिसक्वालीफाई टर्म का यूज किया जाता है। तो ये जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, इसे द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट कहा जाता है। सबसे पहले उसको देख लेते हैं, चलिए इसको लिख लेते हैं, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्ट 1951। इसी का मैंने वहाँ हिंदी लिखा है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट जो है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और इसी के जो सेक्शन है, किस सेक्शन के आधार पर ऐसा डिसीजन हुआ, हम लोग लगभग इसका जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है सारे को समझेंगे। एक तरह से समझिए ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम लोग इलेक्शन कमीशन जो है इसके बारे में भी जानेंगे, और इसके बारे में साथ में क्या जानेंगे कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है उसका सेक्शन क्या कहता है। साथ में ये जानेंगे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। जैसे चलिए एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। आप जानते हैं कि जैसे चुनाव की घोषणा होती है तो क्या होता है कि आचार संहिता लागू होता है। चलिए आचार संहिता लागू हो गई, तो ये आचार संहिता जो लागू होता है, चलिए यहाँ देखिए आचार संहिता क्या हुआ, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। चलिए मॉडल को हटा दीजिए तो एक्ट हो गया कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता हो गया। आप भी जानते हैं कब होता है ये, तो जैसे चुनाव की घोषणा होती है, चुनाव की घोषणा के साथ क्या हो गया कि आचार संहिता लागू हो जाता है। तो क्या आचार संहिता समाप्त कब होता है, आचार संहिता लागू हो गया। अब आचार संहिता समाप्त कब होगा, तो देखिए आचार संहिता तब समाप्त होगा जब अगर एमपी का इलेक्शन हो तो इसका जो फाइनल, जैसे कि एमपी का कंप्लीट एमपी का ऑल ओवर इंडिया का जो लिस्ट बनेगा, वो लिस्ट जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मिलेगा और ये देगा किसको, राष्ट्रपति को, तो क्या होगा कि आचार संहिता समाप्त होगा। मतलब अगर लोकसभा चुनाव के लिए जो आचार संहिता लागू हुआ वो कब समाप्त हो रहा है, देखिए जब ये एमपी जो इलेक्ट हुए उसका एक फाइनल लिस्ट बना और फाइनल लिस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को देता है और इसके साथ ही आचार संहिता समाप्त होता है। फिर एमएलए का देख लीजिए क्या होता है। एमएलए का क्या होता है, इसी तरह होता है कि एमएलए का जो लिस्ट होता है, फाइनल लिस्ट तैयार हो गया, फाइनल लिस्ट जब तैयार हो गया तो ये मिलता है किसको, तो ये दिया जाता है राज्यपाल को। ये कौन देगा, तो स्टेट में जो इलेक्शन कमीशन का विंग होगा वो किसको देगा, तो ये देगा वहाँ के गवर्नर राज्यपाल को। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर है राज्यपाल तो वहाँ मिलेगा, या प्रशासक है तो उसको मिलेगा। तो क्या होगा कि आचार संहिता खत्म होगा। अब आपके जहन में ये प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि अगर इलेक्शन फेज वाइज हो रहा है, मान लीजिए कि इलेक्शन 3 फेज में हो रहा है, तो क्या फर्स्ट फेज में मान लीजिए 25 सीट का हुआ, सेकेंड फेज में 25 और अंतिम फेज में 50 सीट का हो रहा है, अगर टोटल 100 सीट है, चलिए एज्यूम कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि फर्स्ट फेज में अगर 25 सीट का इलेक्शन हो गया तो क्या ये इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद, सेकेंड फेज में 25 सीट का हो रहा है, तो इस 25 सीट का इलेक्शन होने के बावजूद यहाँ क्या होगा जान रहे हैं, यहाँ आचार संहिता समाप्त नहीं होगा। यहीं पे कन्फ्यूजन हो जाता है और यहीं पे इलेक्शन कमीशन का पावर भी दिखाई देता है।
तो ये क्या हो रहा है, इसका मतलब अगर फेज वाइज इलेक्शन हो रहा है तो ये एकदम बिल्कुल ये मानकर चलिए कि फेज वाइज इलेक्शन हो गया, और किसी फेज का इलेक्शन अगर आपके एरिया में हो चुका है तो वहाँ आचार संहिता खत्म नहीं हुआ है, वहाँ भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लागू रहता है। तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें क्या होता है कि जब फेज वाइज हो गया, देखिए यहाँ क्या हो एक होता है, एक इंटरेस्टिंग बता दे रहे हैं। इसमें क्या होता है ना, जैसे फेज वाइज इलेक्शन हो रहा है तो मान लीजिए इस फेज में 25 सीट का हो गया, इसमें 25 सीट का हो गया, इसमें 50 सीट का हो रहा है। ये 25 सीट और 25 सीट ये फेज 1 या फेज 2 में मान लीजिए कोई एक कैंडिडेट ए है, यहाँ कोई कैंडिडेट बी है, ठीक है, ये एक कैंडिडेट है, ये एक कैंडिडेट है, और ए या बी ये अलग अलग कैंडिडेट है, और उसकी पार्टी सेम है, और उसी पार्टी के लिए यहाँ वो क्या कर रहा है, ये यहाँ इलेक्शन का प्रचार करेगा, वो जो थर्ड फेज का है तो यहाँ इलेक्शन का प्रचार करेगा वो, तो उसको जो अपना फेज में, अब जब वो खुद इलेक्शन फाइट कर रहा था, चाहे कैंडिडेट ए हो या कैंडिडेट बी हो, पार्टी सेम हो सकता है, तो वो जब खुद ये इलेक्शन का प्रचार कर रहा था, शामिल था, तो उस समय वो एक्सपेंड किया, एक्सपेंडिचर हुआ उसका, तो उसका एक्सपेंडिचर को क्या है ना कि जैसे फेज खत्म हुआ वहीं पे एक्सपेंडिचर जो है उसका खर्च की जो सीमा है उसको बंद नहीं किया जाता है। यही कन्फ्यूजन होता है। ज़्यादातर क्या होता है कि एमपी और एमएलए के साथ बाद में देखिएगा कि खर्च का ब्यौरा के कारण भी होता है डिस्क्वालीफाई, उसको ही बताएंगे अभी। तो क्या होता है कि उसका होता है जनरल परसेप्शन क्या है कि इलेक्शन खत्म हो गया तो चलो भाई खर्च का जो हिसाब किताब है वो भी कहानी खत्म हो गया, लेकिन नहीं, जब तक सारा फेज खत्म, ये बहुत ज़रूरी है, जब तक सारा फेज कंप्लीट नहीं हो जाता है आपके खर्च पर भी नज़र रहती है। मतलब आपका खर्च का जो सीमा है, लिमिटेशन है, वो वहाँ ख़त्म नहीं हो गया, ठीक है, वो क्या होगा कि वहाँ ख़त्म नहीं हो गया। इसको समझना और जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें क्या हो गया, देखिए ये क्या है कि थोड़ा सा अलग था, इंपॉर्टेंट था इसलिए बता दिए। अच्छा, आपने ये भी सोचा होगा कि क्या ऐसा हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन क्या किया, अचानक किसी दिन आया, मान लीजिए 10 तारीख को आया, मान लीजिए 10 अक्टूबर को आया और आकर बोल रहा है कि 15 अक्टूबर से हम इलेक्शन लेंगे। ऐसा हो सकता है क्या? सोचिए थोड़ा सा, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? देखिए क्या है, इलेक्शन कमीशन जो है वो डेट जो डिक्लेयर करेगा तो उसको कम से कम क्या है कि 3 सप्ताह का समय लेकर चलना है। कितना दिन हो गया? 21 दिन। इसका मतलब ये नहीं है कि चुनाव आयोग किसी दिन आया और बोल दिया हम कल से चुनाव लेंगे। चुनाव आयोग आके बोले कि हम कल से चुनाव लेंगे, नहीं, उसको कम से कम 3 सप्ताह यानी 21 दिन का समय लेकर चलना पड़ेगा। किस लिए? ताकि जो इलेक्शन है, इलेक्शन का जो वो घोषणा करेगा तो कब करेगा, तो 21 दिन का समय रहेगा उसका फर्स्ट फेज का इलेक्शन के लिए। ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब चलिए थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं, ये डिसमिस और डिस्क्वालीफाई ये टर्म यूज होता है। इसमें क्या है, किसी का कैंडिडेचर को रद्द कर दिया, और डिस्क्वालीफाई में क्या होगा, अयोग्य घोषित। क्या हो गया, अब इसका अंतर को अभी डिटेल्स में समझ लेंगे। अगर किसी को डिसमिस कर रहा है, मतलब आप कोई सेलेक्टेड एमपी या एमएलए है और उसको डिसमिस कर दिया, मतलब उसका कैंडिडेचर वहीं से रद्द हो गया। और डिस्क्वालीफाई अगर कर दिया तो डिस्क्वालीफाई क्या होगा, आप उस पद में बने रहने लायक नहीं हैं। और डिसमिस सीधे है कि उसको हटा दो। तो ये डिस्क्वालीफाई और डिसमिस जो है ये टर्म अभी यूज होगा जब हम लोग पढ़ेंगे इसको, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, ठीक है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसको भी हम लोग समझ लेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए चलिए तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि किस सेक्शन, चूँकि झारखंड में अभी न्यूज बना हुआ है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर कोई चाहता है कि आखिर इसमें प्रैक्टिकल बात क्या है। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, इसका फैक्ट को हम लोग को जानना है। चूँकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, तो इसमें क्या है ना कि हम लोग को न पार्टी ए से मतलब है, न पार्टी बी से मतलब है, न पार्टी सी से मतलब है। हम लोग को मतलब क्या है, हम लोग को मतलब है फैक्ट से कि आखिर किस आधार पे बन रहा है। अगर आप किसी एक पार्टी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं तो आपको तो हमेशा लगेगा ना, अगर बी पार्टी मेरा फेवरेट है तो ए और सी गलत होगा, ए फेवरेट है तो बी और सी गलत होगा, सी फेवरेट है तो ए और बी गलत होगा। तो इस तरह आप चीज़ को नहीं समझ पाएंगे, ना सीख पाएंगे। यहाँ आपको हमेशा लगेगा कि नहीं कोई पक्ष मिस हो रहा है, लेकिन नहीं है। जो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 का सेक्शन कहता है, उसी सेक्शन अकॉर्डिंग टू दैट सेक्शंस जो कार्रवाई इलेक्शन कमीशन द्वारा किया गया
वो क्या है उसको समझने का कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले क्या है कि देखिए इसमें कुछ सेक्शन है जो क्लियर कह रहा है कि कैंडिडेट को, इलेक्टेड कैंडिडेट, इलेक्टोरल सिस्टम से जो इलेक्टेड कैंडिडेट कौन हो गया, MP MLA हो गया ना, चुना हुआ कैंडिडेट है। अब क्या है, लेकिन यहाँ कन्फ्यूजन आपको ये नहीं होना है, राज्यसभा के सदस्य और MLC भी इस दायरे में आते, इस रूल में आते हैं। चलिए इसमें अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले चलिए इसके सेक्शंस को देखते हैं। नहीं, एक ये जो सेक्शन है उसको देखिए, किसका सेक्शंस को तो हम लोग देख रहे हैं, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, और उसका जो सेक्शन है उसको समझेंगे और इससे स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर क्यों ऐसा डिसीजन आया है। तो चलिए सबसे पहले इसका सेक्शन 8 को अगर देखें तो इसमें देखिए सेक्शन 8, देखिए सेक्शन 8 में क्या कहता है कि अगर किसी को, यहाँ किसी को का मतलब इलेक्टेड कैंडिडेट, यहाँ किसी इलेक्टेड कैंडिडेट को जो इलेक्टोरल सिस्टम से इलेक्ट हुआ है, उसे किसी अपराध के लिए अगर दोष हो जाए, किसी अपराध के लिए, चलिए किसके लिए, किसी अपराध के लिए, क्राइम के लिए, किसी अपराध के लिए अगर दोषी हो गया, वो दोषी माना गया, किसी अपराध के लिए अगर दोषी माना गया, तो क्या होगा, इसका कैंडिडेचर को समाप्त किया जाए, अयोग्य घोषित किया जा सकता है। क्या होगा, अगर हो गया तो अयोग्य, इसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ये क्या, कौन सा सेक्शन कह रहा है, तो सेक्शन क्या कर रहा है, सेक्शन 8 कह रहा है। अब सेक्शन 8A को थोड़ा सा देख लीजिए। इस सेक्शन 8A क्या बोल रहा है, यहाँ क्या था, किसी अपराध के लिए, यहाँ क्या है, इलेक्टोरल सिस्टम से इलेक्टेड जो कैंडिडेट है वो भ्रष्टाचार के लिए अगर दोषी हो गया, तो यहाँ भ्रष्टाचार का मतलब क्या हो गया कि भ्रष्ट आचरण के लिए अगर वो दोषी पाया जाता है तो क्या होगा, अयोग्य घोषित होगा। समझिएगा इसको, क्या होगा, अयोग्य घोषित। किसके लिए, तो देखिए यहाँ सेक्शन एकदम क्लियर किया हुआ है कि कोई अगर अपराध, इलेक्टेड कैंडिडेट कोई अपराध में अगर दोषी पाया जाता है तो अयोग्य होगा। भ्रष्टाचार में अगर दोषी पाया जाता है, यानी उसका कोई ऐसा आचरण जो भ्रष्ट साबित होता है, तो क्या होगा कि वो अयोग्य घोषित किया जाएगा। अब देखिए क्या है, इसको दूसरे कलर से लिखते हैं तो आप समझ जाएंगे हम क्यों लिख रहे हैं। गवर्नमेंट का कोई कॉन्ट्रैक्ट मतलब ठेकेदारी, ठेका या ठेकेदारी लिखते हैं। चलिए, गवर्नमेंट का कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई लीज, किसी भी चीज़ का हो सकता है, ठीक है। क्या हो गया कि गवर्नमेंट का ठेकेदारी, कोई लीज हो गया, कोई पट्टा हो गया। आप समझ गए हम इसको रेड से क्यों लिख रहे हैं। इसमें क्लियर क्या है, देखिए लिख रहा है कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 सेक्शन 9/A क्या कह रहा है कि अगर कोई MP या MLA इलेक्टेड कैंडिडेट इलेक्टोरल सिस्टम से इलेक्टेड होने के बाद कोई पोस्ट होल्ड कर रहा है, देन आफ्टर वो अगर गवर्नमेंट का कोई ठेकेदारी जिसमें उसका व्यक्तिगत लाभ निहित था, कोई लीज आवंटन, लीज हो गया या पट्टा हो गया जो मिला, तो वर्तमान जो झारखंड में स्थिति है उस स्थिति को अगर गौर करें तो क्या आपको नहीं लगता है कि सेक्शन 9A तो वही कह रहा है जो उसमें आरोप लगा था, जिसके कारण ऐसी कार्रवाई हुई। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ बायस मत होइए, आप किसी पार्टी का होकर मत सोचिए, उसके पक्ष या विपक्ष होकर मत सोचिए, आप सिर्फ ये देखिए कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का सेक्शन 9A क्या कहता है कि अगर आप ऐसी गतिविधि आप करते हैं तो आपको अयोग्य घोषित किया जाएगा। क्लियर हो गया, आपको अयोग्य घोषित किया जाता है। यहाँ अयोग्य क्यों घोषित किया जा रहा है, क्योंकि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 सेक्शन 9A स्पष्ट रूप से इसको कह रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम लोग जानेंगे कि इसको एक्चुअली देखिए क्या है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में बहुत सारे सेक्शन है, लेकिन हम लोग उसी सेक्शन को जानेंगे जो हमेशा चर्चा में रहता है, इंपॉर्टेंट है और पूछा जाएगा आपसे। चलिए अब देख लेते हैं 10th A।
अब 10 में क्या है देखिए, इसमें क्या है कि चुनाव खर्च, जो चुनाव खर्च कोई कैंडिडेट अगर चुनाव प्रक्रिया के दौरान चुनाव खर्च किया तो क्या हुआ, उसका जो चुनाव खर्च एक्सपेंडिचर उसका जो इलेक्शन में आया चुनाव खर्च का जो ब्यौरा है, डिटेल्स चलिए ना, ब्यौरा, कोई भी कैंडिडेट जो अपने इलेक्शन प्रोसेस के दौरान खर्च किया उसका डिटेल्स उसको देना है किसको, इलेक्शन कमीशन को। और अगर वो इलेक्शन कमीशन को गलत चुनाव खर्च का ब्यौरा देता है तो क्या होगा, अयोग्य उसको किया जा सकता, मतलब इलेक्टेड कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है इस मुद्दे पर भी, यानी वो जो चुनाव के दौरान खर्च किया और वो जो खर्च किया वो सटीक नहीं बता पाया तो इसके आधार पर भी इलेक्शन कमीशन उसको अयोग्य घोषित कर सकती है। ये प्रावधान जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 सेक्शन 10A कहता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है देखिए कि ये तो सीधे होगा, चूंकि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम से कोई चुने जा रहे हैं, प्रैक्टिकल बात है कि वो तो चुने जा रहे हैं, लोग वोट कर रहे हैं तो ये चुने जा रहे हैं, तो ये इलेक्टेड हैं। अब इलेक्टेड हैं और उसके लिए ये सेक्शन है और इस सेक्शन के कारण वो क्या हो गए, डिस्क्वालीफाई हो गए। तो यहाँ इसी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में क्या है कि एक सेक्शन है 11, चलिए इसको भी जानना बहुत जरूरी है। एक सेक्शन है 11 में क्या कहता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत अगर किसी एमपी या एमएलए को डिस्क्वालीफाई कर देती है, मान लीजिए XYZ किसी को डिस्क्वालीफाई कर दी, उसके बाद क्या, उसके बावजूद डिस्क्वालीफाई करने, मान लीजिए किसी को डिस्क्वालीफाई कर दी, देन आफ्टर इलेक्शन कमीशन को ये अधिकार है, राइट है इलेक्शन कमीशन का कि वो क्या करेगा कि कोई भी, देखिए यहाँ दो चीज़ समझ लीजिए, यह है कि डिस्क्वालीफाई इलेक्शन कमीशन कर दी। अब इलेक्शन कमीशन को यह अधिकार दिया गया, विशेष अधिकार दिया गया कि एमपी या एमएलए जो इज इलेक्टेड है, एमपी या एमएलए जो है उसका जो आयोग डिस्क्वालीफाई किया उसको, तो उसको डिस्क्वालीफाई से मुक्त कर सकता है, मतलब जो आयोग घोषित किया था उसको फिर से योग्य मान सकता है, क्वालिफाई मान सकता है। यह प्रावधान है कि इसमें सेक्शन 11 कहता है, सेक्शन 11 कहता है कि एमपी या एमएलए किसी को अगर डिस्क्वालीफाई के दौरान सर्टन ईयर्स के लिए लगा दिया, मान लीजिए उसको 5 साल के लिए या 7 साल के लिए 10 साल के लिए प्रतिबंध किया, तो क्या कि इलेक्शन कमीशन क्या कर सकती है, उसको विशेषाधिकार है कि उसका जो टेन्योर है, समय कालखंड, मान लीजिए 5 साल के लिए क्या, तो वो क्या टेन्योर को कम कर सकता है, 5 साल की जगह 2 साल कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट है। ये किसका अधिकार है, तो ये विशेषाधिकार किसके पास है, तो ये है निर्वाचन आयोग के पास, ये इलेक्शन कमीशन के पास है। अब देखिए यहाँ एक चीज़ और समझिए, आप जरूर आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर कोई इलेक्टेड एमपी या एमएलए है उसको क्या डिस्क्वालीफाई कर दिया जा रहा है। ये सेक्शन है उसके 8A 9A 10A जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसके अकॉर्डिंग, तो अब उसको क्या किया गया, डिस्क्वालीफाई कर। अब डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, कोई कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो गया, कोई अगर डिस्क्वालीफाई हो गया तो अब क्या होगा, डिस्क्वालीफाई हो गया, मान लीजिए कि कोई विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र है और वहाँ का एमपी या एमएलए का डिस्क्वालीफाई खाली हो गया, तो जो खाली हो गया वो वैकेंट हो गया, खाली हो गया वो सीट, चाहे एमपी का हो या एमएलए का हो, तो अब तो चुनाव कराना होगा ना। एमपी या एमएलए का जो खाली डिस्क्वालीफाई के कारण जो खाली हो गया, तो कब चुनाव कराना है, आखिर ये चुनाव कब कराना है, तो इसमें सीधे सीधे देखिए इसी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के का सेक्शन, कुछ सेक्शन है जो इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 149 कहता है, 149 सेक्शन 149 क्या कहता है, सेक्शन 149 कहता है कि एमपी का अगर पद रिक्त होता है तो क्या करना है, अगर एमपी का पोस्ट पद एमपी आयोग घोषित हो गया तो
क्या करना है 150, अगर एमएलए का हो गया यही स्थिति अयोग्य घोषित तो क्या करना है, तो 151 देखिए क्या बोलता है, 151 सेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 151 द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 क्या कहता है, ये कह रहा है कि 149 या 150 के कारण, सेक्शन 149 या 150 के कारण जो सीट खाली हुआ है वहाँ 6 महीने के अंदर उपचुनाव कर लेना है, 6 महीने के अंदर उपचुनाव होगा, 6 महीने के अंदर उपचुनाव होगा। और इसका भी उल्लेख कहाँ है, तो आप अगर देखेंगे तो इसका उल्लेख कहाँ मिल रहा है आपको, तो इसका उल्लेख मिल रहा है 151 सेक्शन 151 में है कि 149 या 150 के तहत एमपी या एमएलए का जो पद रिक्त होगा उसे 6 महीने के अंदर उपचुनाव कराकर भरा जाएगा। अब चलिए कुछ एक्सेप्शन है उसको जानना जरूरी है। एक्सेप्शन जानना इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ समझ में आएगा कि आखिर एक्सेप्शन क्या है और सुप्रीम कोर्ट उसको हस्तक्षेप कर कैसे ठीक किया। आप इस सेक्शन को जानने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है जानते हैं कि इसमें आप देखेंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करने के बाद स्थिति बदली, नहीं तो स्थिति कैसा था। चलिए यहाँ लिखते हैं, ये अलग सेक्शन है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। इसी जनप्रतिनिधित्व कानून का सेक्शन 8 है और इसका है डी। देखिए क्या है इसमें, क्या है पहले क्या था और अभी क्या बदलाव आया है, और इस बदलाव का परिणाम क्या हो रहा है कि एमपी एमएलए को जो डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है वो डिसमिस हो रहे हैं। तो इसका आधार कहाँ से मिला देख लीजिए। यहाँ सेक्शन 8D क्या कहता था, सेक्शन 8D कहता था कि जब तक अंतिम फैसला भारत में कौन लेगा, ऑब्वियस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यही लेगा ना। 8D सेक्शन 8D द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 क्या कह रहा है कि जब तक किस अंतिम फैसला नहीं आ जाता, किसका, कोई एमपी या एमएलए से जुड़ा हुआ अंतिम फैसला नहीं आ जाता है, तब तक क्या है कि उसके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध नहीं होगा। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ क्या है कि चुनाव लड़ने पर, यहाँ तो डिस्क्वालीफाई और डिसमिस का बात ही नहीं है, न डिस्क्वालीफाई का बात है और ना ही डिसमिस का बात है। यहाँ तो सीधे बोल रहा है कि चुनाव लड़ने तक भी रोक नहीं लगना चाहिए। ये प्रावधान सेक्शन 8D कर रहा था, किसका, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सेक्शन 8D के तहत जब तक अंतिम फैसला नहीं आ जाता है तब तक एमपी या एमएलए को चुनाव लड़ने तक में रोक नहीं थी। इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, इसको सीधे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। और खारिज करने का परिणाम क्या हुआ कि यहां बदलाव आया, किसके प्रभाव से, तो सुप्रीम कोर्ट के कारण। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, देखिए सेक्शन 8D तो डिफेंसिव था एक तरह से, समझिए कि एमपी एमएलए या जो भी जनप्रतिनिधि थे उसको ये संरक्षण दे रहा था कि क्या है कि जब तक अंतिम परिणाम नहीं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जब तक किसी को दोषी साबित नहीं कर देगा तब तक उसको चुनाव लड़ने तक प्रतिबंध है। सुप्रीम कोर्ट में दोषी साबित होने में अगर लोअर कोर्ट या सेशन कोर्ट या स्पेशल कोर्ट उससे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने में 10 से 15 साल का समय लगेगा, यानी कम से कम 3 बार तो कोई जनप्रतिनिधित्व जीत सकता है, चुनाव जीत सकता है, चुनाव लड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप किया और सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करने के बाद देखिए क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पष्ट किया, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कौन, चलिए यहां देखिए सुप्रीम कोर्ट यहां स्पष्ट करते हुए कह रहा है लोअर कोर्ट, कोई भी लोअर कोर्ट, स्पेशल कोर्ट किसको बोलते हैं, सेशन कोर्ट, चलिए इसको भी देख लीजिए, सेशन कोर्ट, स्पेशल कोर्ट, सेशन कोर्ट, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, इसके बाद ही ना सुप्रीम कोर्ट होगा। आप तो इसके बाद ही ना जाएंगे, आप हाई कोर्ट के बाद ही ना जाएंगे। यहाँ क्या है देखिए, लोअर कोर्ट
सेशन कोर्ट, स्पेशल कोर्ट, हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट। ये एक प्रोसेस हो गया। यहाँ स्पेशल कोर्ट इन द सेंस क्या होता है, जैसे सीबीआई वो स्पेशल कोर्ट ला, ईडी का स्पेशल कोर्ट होता है, सेशन कोर्ट सिस्टमेटिक होता है, लोअर कोर्ट सिस्टमेटिक होता है जो सिविल कोर्ट्स होते हैं। यहाँ क्या है कि यहाँ अगर किसी एमपी या एमएलए को सजा मिल गया, देखिए जो बदलाव है वो बता रहा है, यहाँ सजा मिल गया कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ मिल गया कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ मिल गया कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ मिल गया कोई फर्क नहीं पड़ा, जब सुप्रीम कोर्ट में मिलेगा तो उसके चुनाव लड़ने में प्रतिबंध होगा या फिर उसको डिस्क्वालीफाई या डिसमिस किया जाएगा। अब क्यों किया जाएगा वो तो समझेंगे हम लोग। यहाँ सुप्रीम कोर्ट बोला नहीं, अगर लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, स्पेशल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट किसी भी स्टेज में, यहाँ गौर कीजिए, किसी भी स्टेज में अगर किसी भी स्टेज में क्या होता है कि अगर उसको दोषी करार दिया जाता है, तो किसी भी स्टेज में अगर दोषी करार दिया जाता है तो क्या होगा कि वो हो जाएगा डिसमिस। अब किसी भी इसमें, अब वहाँ यहाँ एक कंडीशन है, 2 साल या इससे अधिक का अगर सजा हो जाए तो क्या होगा, उसको किया जाएगा डिसमिस प्लस 6 साल का प्रतिबंध चुनाव लड़ने पर। यहां बदलाव आया, ये बदलाव आपको दिख रहा होगा, ये बदलाव मोस्ट इंपॉर्टेंट बदलाव है। इसलिए इस बदलाव में देखिए क्या हुआ कि इससे पहले क्या था कि अब चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है, कोर्ट में प्रक्रिया चल रही है, कोई जनप्रतिनिधि अपना चुनाव जीते जा रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, कोई रोक नहीं। लेकिन अब क्या हुआ कि अगर लोअर कोर्ट या सेशन कोर्ट, स्पेशल कोर्ट कोई भी सजा दे दे, 2 साल या उससे अधिक की सजा हो जाए तो सीधे वो डिसमिस होंगे और फिर 6 साल तक उसके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध होगा। 6 साल तक उसके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध होगा। आप कभी गौर किए हैं 6 साल का टेन्योर इसीलिए फिक्स किया है कि 6 साल अगर हो जाता है तो आप कम से कम कोई भी जनप्रतिनिधि 2 चुनाव तो नहीं लड़ सकता है, 2 चुनाव नहीं लड़ सकता। अगर 11 साल कर दे तो 3 चुनाव नहीं लड़ पाएगा, अगर वो भी नियमित रूप से हो। और अगर बीच में भी चुनाव हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में और ज़्यादा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन कम से कम 2 चुनाव वो लड़ने लायक नहीं रह जाएंगे। ये प्रावधान कहाँ, तो सेक्शन 8D में जो था उसमें संशोधन किया गया। और संशोधन किसके द्वारा किया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये संशोधन हुआ। और इस संशोधन के बाद ही हम लोगों को ये पता चला कि जो जनप्रतिनिधि हैं उससे जुड़े कितने मामले और कैसे कैसे मामले न्यायालयों में लंबित थे जिस पर कि सजा हो भी रही थी तो कोई किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं हो रहा था। लेकिन अब जैसे सजा हो रही है सदस्यता सीधे अब झारखंड का ही एग्जाम्पल अगर लेंगे तो कुछ दिन पहले एक सीबीआई कोर्ट ने एक माननीय विधायक को सजा दिया तो क्या हुआ, उसकी सदस्यता रद्द हो गई सीधे। वर्तमान में मुख्यमंत्री का जो अभी डिस्क्वालीफाइंग वाला मामला चल रहा है, आप लोग समझ ही रहे हैं, मैंने स्पष्ट कर दिया है कि सेक्शन 9A के कारण उनके साथ ऐसा हुआ। तो ये क्या है ना कि ये है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम जो है उसके क्या है कि जो सेक्शन इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसको हम लोगों ने यहाँ देखा। अब चलिए इसमें क्या है कि देखिए डिसमिस, मैंने अभी यहाँ डिसमिस टर्म यूज किया। ये डिसमिस क्या है, चलिए देखिए। तो डिसमिस क्या होता है, डिसमिस उस शर्त में होगा, डिसमिस में क्या हो गया कि सीधे रद्द कर दिया गया। क्या हो गया, रद्द हो गया। क्यों रद्द हुआ, कुछ तो बात होगी ना। तो यहाँ क्या है देखिए, डिसमिस के लिए क्या है कि डिसमिस का कंडीशन, रद्द जो किया, डिसमिस जो किया उसका कंडीशन क्या है। पहला देखिए क्या है कि डिसमिस उस शर्त में किया जा सकता है जब किसी भी जनप्रतिनिधि को क्या हो, कानूनी रूप से सजा हो जाए। यानी कोर्ट अगर किसी को, कोर्ट क्या की, सजा दी, तो कोर्ट अगर सजा दी तो उसका कैंडिडेचर क्या हो गया, डिसमिस हो गया, रद्द हो गया सीधे। यहाँ कोई डिस्क्वालीफाई की बात नहीं है, यहाँ डिसमिस ही हो गया आप। चलिए दूसरा, जो शेड्यूल और नॉन शेड्यूल इलेक्टोरल एरिया होता है, एसटी या एससी के लिए जो रिजर्व एरिया होता है, एससी एसटी रिजर्व एरिया में अगर आरक्षण से जुड़ा कोई विवाद वाला मामला हो,
तो इसमें क्या होगा कि कैंडिडेट जो है वो डिसमिस होगा। क्या होगा इसमें, अगर निर्णय आ जाता है तो क्या होगा, सीधे डिसमिस होगा। आपको ज्ञात होगा कि झारखंड में ऐसा भी एक मामला लंबित है। चलिए फिर इसमें क्या है देख लेते हैं। अब देखिए इसमें है कि अब जैसा मैंने पहले भी कहा था, जैसा एक सेक्शन भी कहता है, ये सेक्शन देखिए 10A चुनाव खर्च का ब्यौरा। तो चुनाव खर्च का ब्यौरा अगर होता है तो क्या होगा कि उसको रद्द, यहाँ योग नहीं रद्द होगा। चुनाव खर्च का ब्यौरा यहाँ लिखिए, अगर चुनाव खर्च से ब्यौरा से जुड़ा हुआ कोई मामला है और कोर्ट का निर्णय इसमें आ जाता है, कोर्ट, जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आएगा ध्यान रखिएगा, कोर्ट का निर्णय जब आ जाता है तो क्या होगा कि वो उसका कैंडिडेचर क्या हो जाएगा, डिसमिस हो जाएगा, उसका कैंडिडेचर को डिसमिस कर दिया जाएगा। फिर एक इम्पॉर्टेंट बात जो हमेशा आप देखेंगे कि चुनाव खत्म होने के बाद बहुत सारा मामला कोर्ट में चला जाता है जीते हुए कैंडिडेट के अगेंस्ट में, वो क्या जाता है, चुनावी घोषणा पत्र। चुनाव में घोषणा, क्या घोषणा, व्यक्तिगत कैंडिडेट जो अपना घोषणा करता है, कैंडिडेट को अपने बारे में जो बताना होता है, यह मतदाता का अधिकार है। हम वोटर्स का राइट है कि हम जिस कैंडिडेट को चुन रहे हैं वो हमको कुछ सूचनाएं दे। वो सूचना क्या होता है पता है, वो सूचना होता है कि वो कितने शिक्षित हैं, वो उसके ऊपर कितना लोन है, उसके ऊपर कितना आपराधिक मामला या फिर किसी तरह का कानूनी कार्रवाई चल रही है नहीं चल रही है, उसके ऊपर आश्रित और उसके अपने और उसके ऊपर आश्रितों की जो संपत्ति है उसका ब्यौरा देना होता है। ये चुनाव घोषणा में कैंडिडेट को देना होता है। और हमेशा क्या होता है कि इसी कोई भी दो चुनाव में अगर किसी एक कैंडिडेट ने चुनावी घोषणा में अपने बारे में कुछ बताया 1 करोड़ और फिर अगले चुनाव में अगर वो बता रहा है कि 5 करोड़, तो ये जो 4 करोड़ का गैप हुआ, इसी को आधार बनाकर आजकल भ्रष्टाचार का बहुत सारा मामला चलता है। हमेशा आप देखेंगे कि किसी का जो संपत्ति 50 करोड़ होना चाहिए तो वो हो गया 500 करोड़। तो कैसे हुआ, वो पता कैसे चलता था, पता ये चलता है क्योंकि वो कैंडिडेट खुद घोषित करता है कि मेरा पिछले इलेक्शन में इतना था, वर्तमान इलेक्शन में इतना है। तो ये बहुत बड़ा अधिकार है मतदाता का, हम वोटर्स का, कि हम जो कैंडिडेट को चुन रहे हैं उसके बारे में जानने का अधिकार है, हमारा मतदाता का अधिकार है। अब क्या है, जब डिसमिस देख लिए तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं डिस्क्वालीफाई को भी। डिस्क्वालीफाई क्या हो गया समझिए, अयोग्य, अयोग्य घोषित। चलिए अब देखिए यहाँ क्या है, डिस्क्वालीफाई में कुछ कंडीशन है कि आखिर किसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कौन होंगे। डिसमिस तो समझ में आ गया कि डिसमिस कहाँ से हो रहा है, और यहाँ सीधे सीधे बात है कि डिसमिस की बात जब भी आ रही है निर्णय कोर्ट से आ रहा है, कोर्ट के निर्णय से हो रहा है। लेकिन डिस्क्वालीफाई में देखिए क्या होगा, कोई जरूरी नहीं है कोर्ट का निर्णय हो। यहाँ क्या है, सबसे पहले कोई अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, बहुत बार सुने होंगे, लाभ का पद। लाभ का पद क्या होता है, दो ऐसा पद जिसमें दोनों पद से आपको लाभ मिल रहा है। तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत लाभ का पद जो है, इसको डिटेल्स में बताया गया कि लाभ का पद क्या है। संसद में विशेष तरीके से कानून बनाया गया है इस पर, मैं वो भी बताऊंगा कि ये एक प्रावधान है। आप जान रहे एमपी से जुड़ा हुआ जो कानून है उसको बनाने का अधिकार है किसको, तो ये अधिकार है संसद को। इसी तरह राज्यों के विधानमंडल को भी है, विधानसभा जहाँ विधान परिषद भी है तो विधानमंडल उसको है कि वो एमएलए से जुड़े हुए विषयों में कानून बनाएंगे, वो राज्य निर्वाचन आयोग से जुड़े हुए मामलों में कानून बनाएंगे। जैसे केंद्र में संसद केंद्रीय निर्वाचन आयोग के इसमें कानून बनाती है। तो यहाँ क्या हो गया कि बात हम लोग करते डिस्क्वालीफाई की। तो डिस्क्वालीफाई में क्या है कि कोई लाभ का पद है या फिर कोई क्या कर रहा है कि अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है। आप तो शपथ लिए है ना, मिस यूज ऑफ पोस्ट, पद का दुरुपयोग, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये हो गया। इसके बाद है कि कोई पोस्ट होल्ड कर रहा है, ठीक है, कोई पोस्ट होल्ड कर रहा है और उसको दिवालिया घोषित कर दिया गया, बैंकरप्ट।
अगर कोई पोस्ट होल्ड कर रहा है उस दौरान वो दिवालिया घोषित हो गया तो क्या होगा, वो डिस्क्वालीफाई करेगा। अब इसमें एक और देख लीजिए, मानसिक बीमारी से ग्रसित हो जाए तो, मतलब वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो ऐसा पोस्ट होल्ड नहीं कर सकता है, उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मानसिक बीमारी से अगर ग्रस्त हो जाए तो ये डिस्क्वालीफाई की बात कर रहे हैं कि डिस्क्वालीफाई किस किस सिचुएशन में होता है। एक इंपॉर्टेंट बात ये देख लीजिए कि कोई जो है एमपी हो या एमएलए, वो चुनाव जीता, इसका मतलब वो इंडियन सिटीजन है, सिटीजन ऑफ इंडिया। अब क्या हुआ कि वो चुनाव जीत गया और वो किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। तो अगर कोई एमपी या एमएलए दूसरे देश की नागरिकता अगर ग्रहण कर ले, सिटीजनशिप ले ले दूसरी जगह का, तो क्या होगा कि उसको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ठीक है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, बिना बायस होते हुए, किसी भी राजनीतिक दल के बातों से प्रभावित ना होते हुए फैक्ट को समझने और जानने का ये प्रयास, जिससे आपको स्थिति स्पष्ट होगी और इसके बाद कभी भी ऐसे कोई चर्चा में आप शामिल होंगे या फिर आपको परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप निश्चित रूप से 100% एक्यूरेसी के साथ सही सटीक बात भी रखेंगे और जवाब भी देंगे।